गुड इवनिंग दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने भारत विश्व के ज्योग्राफी की बात की। आज हम बात करेंगे भारत को लेके, क्योंकि सामान्यतः विश्व ज्योग्राफी में सेकंड ग्रेड को लेके देखा जाए तो सामान्यतः जो प्रश्न बनते हैं संख्यात्मक रूप से यदि देखा जाए तो 5 से 6 प्रश्न आने की संभावना वहाँ से है। वहीं हम भारत की ज्योग्राफी की बात करें तो सामान्यतः हमारे वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो होते हैं वह भारत की ज्योग्राफी को लेके होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा सिलेबस को लेके चलेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि भारत के संदर्भ में हम लोगों को क्या पढ़ना है और किस तरीके से हमें जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कैसे करनी है। तो सभी को गुड इवनिंग एक बार फिर। और अब हम बात करेंगे हम भारत के भूगोल की। तो भारत के भूगोल की बात करें तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वह है भारत की स्थिति और महत्व। स्थिति एवं महत्व कि भारत की जो वर्तमान स्थिति है, चाहे वह अक्षांशीय दृष्टि से, चाहे वह देशांतरीय दृष्टि से, चाहे वह उसकी भौगोलिक स्ट्रक्चर, उसका स्थिति के क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस आपके भू राजनीतिक दृष्टि से हो सकती है, वह आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से हो सकती है, सांस्कृतिक दृष्टि से हो सकती है और सामरिक दृष्टि से इंपॉर्टेंस हो सकती है। तो उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे भारत की स्थिति को लेके कि भारत की स्थिति को लेके क्या प्रश्न बनते हैं और उसके बाद हम उसके महत्व की बात करेंगे। जब भी हम भारत की स्थिति की बात करेंगे हम दो तरीके से करेंगे। फर्स्ट बात करेंगे हम विश्व में, सेकंड बात करेंगे हम महाद्वीप में कि विश्व में भारत की क्या स्थिति है और महाद्वीप के अंतर्गत भारत की क्या स्थिति है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जो महत्व है वही हमारे प्रश्न होते हैं एग्जाम्स में। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताता हूं, जैसे हम विश्व की बात करते हैं तो विश्व में हम दो तरह की स्थिति को पढ़ते हैं। अक्षांशीय स्थिति की बात करेंगे हम और सेकंड हम बात करेंगे देशांतरीय स्थिति की। अब अक्षांशीय स्थिति की जो है क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखिए अक्षांशीय स्थिति की अक्षांशों की जो इंपॉर्टेंस होगी वही भारत की अक्षांशीय स्थिति तय करेगी कि अक्षांश के अकॉर्डिंग भारत की स्थिति क्या है और उस जगह की जलवायु को लेके, वहां की वनस्पति को लेके, वहां पर मानसून को लेके हर तरीके से उसकी स्थिति जो है हम लोगों से बन सकती है। वहीं सेकंड बात करें हम देशांतरीय स्थिति, देशांतरों के आधार पर जो है भारत की क्या स्थिति है और वहां से क्या प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले स्थिति को लेके कि स्थिति में हमने बात की कि सबसे पहले हम बात करेंगे उसकी विश्व में और सेकंड बात करेंगे हम महाद्वीप में। तो विश्व और महाद्वीप सही है आपका, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों की हम लोग बात करेंगे, एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व में। जब हम विश्व में स्थिति को पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें सामान्यतः विश्व के बारे में एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं ग्लोब की, यानी विश्व का प्रतिरूप कि जो हमारा ग्लोब है उसका क्या है। तो देखिए, बात हम शुरू करते हैं भारत के संदर्भ में। कि ग्लोब, और ग्लोब में हम बात करेंगे भारत की स्थिति की। तो जब हम ग्लोब में बात करते हैं तो स्थिति को दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं अक्षांशीय स्थिति और सेकंड बात करते हैं अपन देशांतरीय स्थिति। यदि हम अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो सामान्यतः स्टूडेंट का एक प्रश्न रहता है कि सर अक्षांश क्या होते हैं। विशेष रूप से जो लैंग्वेज के या साइंस बैकग्राउंड से होते हैं उनके लिए यह प्रश्न थोड़ा सा है कि वह जो है अक्षांश को लेके कई बार भ्रमित रहता है या अक्षांश को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहता है कि सर अक्षांश क्या होता है। तो हम थोड़ी सी चर्चा अक्षांश की करेंगे, थोड़ी चर्चा देशांतर की करेंगे
और उसके बाद हम बात करेंगे भारत के संदर्भ में कि भारत की अक्षांशीय दृष्टि से क्या स्थिति है और देशांतरीय दृष्टि से भारत की स्थिति क्या है। तो देखिए, यह हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के मध्य में एक रेखा है जिसको कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश, या इसको नाम दे रखा है भूमध्य रेखा, या इसको कहा जाता है विषुवत रेखा। इक्वेटर कह सकते हैं हम लोग, विषुवत रेखा कह सकते हैं, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश। तो यह जो भूमध्य रेखा है यह पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। एक पार्ट कहलाता है जो उत्तर की तरफ हो वह उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और जो दक्षिण में है वह दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो 2 भागों में पृथ्वी को बांटती है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। बात आती है हमारी अक्षांश की। अक्षांश किसे कहते हैं? तो अक्षांश का सामान्यतः जो एक सिंपल लैंग्वेज है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की उत्तर और दक्षिण, भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की कोणात्मक दूरी, कोणात्मक दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। सामान्यतः इसकी डेफिनेशन होती है अक्षांश की, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण की कोणात्मक दूरी प्रदर्शित करती है। कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, ये काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर उत्तर और दक्षिण की जो है कोणात्मक दूरी बताती है, इनको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। ये सब कहलाती है अक्षांश रेखाएं। सेकंड प्रश्न कि अक्षांश रेखाएं है कितनी? तो अक्षांश रेखाओं की जब हम बात करते हैं तो हम 0 से शुरू करते हैं तो 90 तक ऊपर जाते हैं, 90 तक जो है दक्षिण में जाते नहीं, 90 तक ऊपर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री और 90 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो संख्यात्मक रूप से कभी बार हम लोगों से पूछा जाता है कि जो है कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो सामान्यतः अक्षांश रेखाएं हैं 179। इसमें 2 उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को शामिल नहीं किया गया है। टोटल 179 जो है अक्षांश रेखाएं हैं और यह भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती, समांतर जो है खींची गई है और ये काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइंस है। तो अब यहां हम एक और चीज बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस, कि हमारा जो प्रश्न है कि भारत की स्थिति और महत्व, तो हम यहां अक्षांशों की भी बात करें कि अक्षांशों की क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, अक्षांशों का जो मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है वह 2 स्थानों के बीच में यदि दूरी ज्ञात करनी है तो हम सामान्यतः किसका प्रयोग करते हैं?
दूरी ज्ञात करने के लिए अक्षांशों का प्रयोग करते हैं। दूसरी, यह कटिबंधों का निर्धारण, कटिबंधों का निर्धारण उन अक्षांशों के द्वारा किया जाता है। अक्षांश बिंदु 181, जब हम अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं तो हमारा 179 आती है। तो कटिबंधों की जब हम निर्धारण की बात करते हैं तो कटिबंध की दो अक्षांश जो है, चाहे 1 डिग्री और 2 डिग्री, इन दोनों के बीच की जो यह क्षेत्र है यह कहलाता है कटिबंध, जोन। जोन कहलाता है, कटिबंध कहलाता है। और इसका निर्धारण भी जो है किसके द्वारा हम करते हैं, अक्षांशों के माध्यम से करते हैं। ये भी बात करेंगे कि जब हम जोन की बात करेंगे, दूरी की बात करते हैं, तो हमारा एक प्रश्न और बनता है कि दो अक्षांशों के बीच में कितनी होती है। तो दो अक्षांशों के बीच में 1 डिग्री में लगभग 111 किलोमीटर की दूरी होती है। दो अक्षांशों के मध्य जो दूरी होती है वह 111 किलोमीटर होती है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और बनता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है कि जब हम अक्षांश से 0 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों की ओर जो है गति करेंगे, यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर हम जाएंगे, तो क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए यहां जो परिवर्तन, मुख्य रूप से जो परिवर्तन की बात करते हैं, तो पहला जो परिवर्तन होगा इसके अंतर्गत, तो सबसे पहला परिवर्तन होगा तापमान में कमी। कि भूमध्य रेखा से यदि हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो पहला परिवर्तन है तापमान में क्या होगी, कमी। सेकंड परिवर्तन जो होगा हम उसकी बात करेंगे कि यहां से हम जाएंगे तो दिन और रात की अवधि क्या होगी, बढ़ेगी। दिन और रात की अवधि बढ़ेगी। क्यों कि भूमध्य रेखा पर 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है, जबकि ध्रुवों पर जाए तो 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की क्या होती है, रात होती है। तो इसलिए भूमध्य रेखा से या निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगे तो तापमान में कमी होगी, दिन रात की अवधि में क्या होगी, वृद्धि होगी। वहीं जो कई बार प्रश्न पूछा जाता है जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी की जब हम बात करते हैं, जैव विविधता की, तो जैव विविधता की क्या होती है, कमी होती है। क्योंकि ध्रुवों पर सामान्य रूप से बर्फ रहती है और यह क्षेत्र सामान्य रूप से ये कह सकते हैं कि निर्जन सा रहता है, बर्फ जमी रहती है, तो यहां पर लोगों का निवास कम होता है और जीव जंतु भी, वनस्पति भी कम होती है। यदि हम अंटार्कटिका महाद्वीप की हम लोगों ने बात की थी तो वहां पर्टिकुलर एक ही जो है पक्षी पाया जाता है जिसको हम पेंगुइन कहते हैं। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को गौरे कहते हैं। ये उसकी बात हम करेंगे देशांतर के संदर्भ में, कि देशांतर में जब हम बात करते हैं तो उसको जो है मापने की इकाई है गौरे, इनकी हम बात करेंगे सबकी। तो इस तरह से अक्षांश को लेके हमारा एक प्रश्न जो है पूछा जाता है कि अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। यही भारत के संदर्भ में भी हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस, और कई चीजें हम लोगों को इसमें प्रश्न आते हैं। एक बार मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा कि कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर एक बार रिपीट कीजिए। देखिए, भूमध्य रेखा जिसको हम 0 डिग्री कहते हैं वह एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। भूमध्य रेखा के समांतर जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है, जो उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी बताती है, उनको हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखाएं। और पृथ्वी पर जो है 179 अक्षांश रेखाएं खींची गई है। और उनके संदर्भ में जो प्रश्न बनता है कि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान में कमी होती है, दिन रात की अवधि में वृद्धि होती है और जैव विविधता में क्या होती है, कमी होती है। वहीं एक और प्रश्न बनता है कि जब हम भूमध्य रेखा से अक्षांशों की ओर जाते हैं तो इनकी बीच की दूरी में क्या परिवर्तन होता है। कि जो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में परिवर्तन जो होता है वह है कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो इनके बीच की दूरी में क्या होगी, वृद्धि होगी। बीच की दूरी में क्या होगी, वृद्धि होगी। और यह प्रश्न सेकंड ग्रेड एसएसटी के सेकंड लेवल में भी पूछा जा सकता है कि
भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो है अक्षांश रेखाओं में क्या परिवर्तन होता है, तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो है वह बढ़ती है। क्लियर हो गया? फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं मैं सर। प्रकाश जी केवल एग्जाम के अनुसार ही पढ़ाएंगे फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग, क्योंकि यह भारत की स्थिति के संदर्भ में पूछा जाएगी। जैसे ही यहां से प्रश्न आता है वो पूछा है कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत की जो है, मैप में तो कणात्मक दर्शाए नहीं है, मैप की बात करेंगे अपन, मैप को लेके आगे चलेंगे जब भारत में आएंगे एक बार। हम केवल यहां अक्षांश और देशांतर को लेके चल रहे हैं, तो अक्षांश और देशांतर के संबंध में हम लोग बात करते हैं। 181 है, 181 की बात करते हैं, तो हम जो है इन दोनों को शामिल जो है उत्तरी गोल ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को शामिल नहीं करते हैं रेखाओं में, केवल हम इसके अलावा जो भी है उन सबको शामिल करते हैं। टोटल है 179। सर रेखाओं का गैप की बात करें तो रेखाओं का गैप होता है 1 डिग्री, और 1 डिग्री में एवरेज जो दूरी होती है वह होती है 111 किलोमीटर। और यही प्रश्न हमारा विशेष कर पूछा जाता है कि दो अक्षांशों के मध्य कितनी दूरी होती है, तो 111 किलोमीटर। इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे अगली पॉइंट्स की कि देशांतरीय दृष्टि से क्या प्रश्न बनता है भारत के संदर्भ में, यानी देशांतरीय दृष्टि से क्या स्थिति हमारी बनती है। अब हम बात करते हैं देशांतर की। यहां भूमध्य रेखा देशांतर की भूमध्य रेखा के लंबवत भूमध्य रेखा के लंबवत जो खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं जो पूरब से पश्चिम की कोणात्मक दूरी बताती है, उनको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर में अंतर इतना ही है कि यह अक्षांश समांतर होते हैं जबकि देशांतर लंबवत होते हैं, और अक्षांश उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी बताते हैं और यह पूरब से पश्चिम की कोणात्मक दूरी बताते हैं। इसके बाद जो आता है कि अक्षांश रेखाएं कितनी है, देशांतर रेखाएं कितनी है, तो देशांतर रेखाओं का जो प्रयोग किया जाता है सामान्यतः समय ज्ञात करने में किया जाता है, और समय ज्ञात करती है तो घड़ी की कोई भी सुई यदि एक पूरा चक्र बनाने में जो है 360 डिग्री का कोण बनाती है, और जब 360 डिग्री का कोण बनाती है तो देशांतर रेखाओं के लिए भी कितनी संख्या होगी, 360 की देशांतर रेखाओं की संख्या है 360, और 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है। तो यह हमारा प्रश्न सामान्यतः पूछा जाता है कि दो स्थानों के बीच में यदि समय की गणना करनी है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, देशांतर का, और दूरी ज्ञात करनी है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, अक्षांशों का।
सेकंड ग्रेड की भी बात करेंगे कैसे प्रश्न ये, क्योंकि इनको भारत के संदर्भ में पूछेगा सदैव, और तो उनकी बात हम लोग करेंगे कि काल्पनिक रेखाएं लंबवत भूमध्य रेखा के बताए और इनकी संख्या है, और 1 डिग्री में जो है 4 मिनट का हमें समय लगता है। ये तो थी अक्षांश और देशांतर की। इसमें कुछ देशांतर जो मध्य में खींची गई है इसको कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर, और या सामान्यतः हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। कई जगह लिखा हुआ है प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा, यह तीनों चीजें जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है। यहां से जो है मुख्य बात आती है, वो आती है कि विश्व के समय की गणना किससे करते हैं। तो विश्व के समय की गणना हम जो करते हैं वह करते हैं कि विश्व के मध्य से जो काल्पनिक देशांतर है उसको 0 डिग्री देशांतर माना गया है, जो कि ग्रीनविच, जिसकी बात हम लोगों ने कल शायद की थी, लंदन से गुजरती है ग्रीनविच रेखा। कि लंदन इंग्लैंड का एक शहर है लंदन के ग्रीनविच से जो एक रेखा गुजरती है, जो कि लगभग पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। वहां से विश्व के समय की जो है गणना की जाती है, जिसको ग्रीनविच रेखा या स्टैंडर्ड टाइमलाइन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी तरह से जिस तरह से विश्व की जो समय की गणना हम जिससे करते हैं उसको हम ग्रीनविच या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, उसी प्रकार हर देश के समय की गणना भी वहां की एक मानक समय रेखा से कहा जाता है, जिसको कहा जाता है मानक समय रेखा। मानक समय रेखा, किसी देश की अपनी खुद की एक मानक समय रेखा होती है और वहां से उस देश के समय का निर्धारण किया जाता है। और यहां से हमारा जो प्रश्न बनता है वह प्रश्न बनता है कि भारतीय मानक समय रेखा है। यहां से जो प्रश्न बनता है वह बनता है कि भारतीय मानक समय रेखा कि कौन सी ऐसा देशांतर है जहां से भारत के समय की जो है गणना की है। तो ये आपको बताना है कि भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। ये आपके लिए एक प्रश्न है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले। तो ये था हमारा अक्षांश और देशांतर की सामान्य सी जानकारी। तो अक्षांश और देशांतर की हम लोगों ने बात की, लेकिन अब हम बात करेंगे भारत के संदर्भ में। सही है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यह लगभग भारत के मध्य से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर के नैनी नामक स्थान से, नैनीताल जो है अलग जगह है और नैनी स्थान अलग है, तो यह नैनी नामक स्थान से जो है गुजरती है। तो इलाहाबाद से जो सेकंड ग्रेड में पूछा भी गया था कि भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, तो भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, नैनी नामक स्थान है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, वहां से, और वहीं से भारत के समय की गणना करते हैं। और विश्व के समय की जो गणना करते हैं वो हम किससे करते हैं, ग्रीनविच रेखा से। इसकी बात चर्चा हम थोड़ा सा आगे जाके करेंगे, थोड़ा भारत की ओर चलेंगे तो आपको क्लियर। याम्योत्तर रेखा कौन सी है, इसी को कहते हैं याम्योत्तर रेखा। तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात आते हैं भारत के संदर्भ में कि भारत के संदर्भ में क्या प्रश्न बनते हैं, क्योंकि हमारा जो है सिलेबस में वो है भारत की स्थिति और विस्तार। तो हम भारत की स्थिति को लेकर प्रश्नों की बात करेंगे और उनसे एक ही स्ट्रक्चर में भारत की स्थिति के जितने प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे, तो हमारे कम समय में ज्यादा सिलेबस कवर होगा। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं भारत की स्थिति की। तो भारत की स्थिति को यदि हम विश्व में देखेंगे तो 2 तरीके से हम लोगों को मिलेगी। सबसे पहले हम मिलेंगे अक्षांशीय दृष्टि से।
कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत की स्थिति क्या है, और दूसरी हम बात कहेंगे देशांतरीय दृष्टि से। देखिए किस तरह से, यह हमारी पृथ्वी है और यह भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा। देखिए अक्षांशों के आधार पर देखा जाए तो भारत भूमध्य रेखा के कौन से भाग में है, उत्तर की तरफ है, और उत्तर की तरफ इसका मतलब अक्षांशीय दृष्टि से भारत की यदि हम स्थिति की बात करेंगे तो वह कहां मिलेगी हमको, उत्तरी गोलार्ध में। कहां मिलेगी, उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा है जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा यह भारत के जो है मध्य से गुजरती है। इस तरह से यह भारत के मध्य से गुजरती है, कर्क रेखा। इसकी भी बात हम करेंगे आगे। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत की स्थिति क्या है, तो हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। सेकंड हम बात करेंगे देशांतरीय दृष्टि से, तो हम देशांतरीय दृष्टि से बात करें यह भूमध्य रेखा और यह ग्रीनविच रेखा, यह पूर्वी गोलार्ध और यह जो है पश्चिमी गोलार्ध। हम भारत की बात करें तो हम कहते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वो भारत के मध्य से गुजरता है। इसका मतलब सामान्यतः जो भारत की स्थिति होगी, हम उसकी बात करें तो हमारा भारत इस तरह से स्थिति होगी। देशांतरीय दृष्टि से हम कहेंगे तो पूर्वी गोलार्ध, और अक्षांशीय दृष्टि से बात करेंगे तो हम लिखेंगे उत्तरी गोलार्ध। और यदि हम इन दोनों को एक साथ मिला दें और तो यह एक स्ट्रक्चर जो हमारे सामने बनेगा वह एक बनेगा ग्लोब। तो यह प्रश्न जो हम लोगों से कई बार पूछा जाता है कि विश्व या ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है, यह उत्तर, यह दक्षिण, यह पूरब और यह पश्चिम। तो हमारा जो भारत है वह इस तरीके से यहां पर होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व। यानी विश्व में भारत की स्थिति या ग्लोब में जो भारत की स्थिति होगी वह कहां होगी, उत्तर पूर्व में। क्लियर हो गया। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि स्थिति अक्षांशीय दृष्टि से पूछी जाए, देशांतरीय दृष्टि से पूछी जाए, या यह स्थिति आएगी ग्लोब में। यह स्थिति है ग्लोब या विश्व में राजस्थान की स्थिति। तो एक स्थिति को लेके सामान्यतः यह प्रश्न बनता है। सेकंड आता है, जब हम स्थिति की बात करते हैं तो स्थिति के साथ जुड़ा हुआ होता है विस्तार, और विस्तार को लेके हमारा प्रश्न पूछा जाता है। वो राजस्थान के संदर्भ में भी पूछा जाता है और भारत के संदर्भ में भी पूछा जाता है। तो यदि हम विस्तार की बात करें तो अक्षांश स्थिति के साथ साथ विस्तार की बात करें तो हमें 3 तरीके का विस्तार पढ़ना होता है। पहला अक्षांशीय दृष्टि से, दूसरा देशांतरीय दृष्टि से, और तीसरा हम बात करेंगे तो वह करेंगे सीमाओं की दृष्टि से। और सीमाओं की दृष्टि को लेके हमारे प्रश्न आजकल वर्तमान में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो देखिए हम बात करते हैं अगला प्रश्न विस्तार को लेके। तो यह हमारा भारत का एक मैप है और विस्तार को लेके पूछा जाता है तो सबसे पहले हम ए पॉइंट्स बात करेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अक्षांशीय विस्तार कि अक्षांशों की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की जो है विस्तार कितना है। तो अक्षांशीय दृष्टि से यदि बात करें तो यह जो बिंदु है यह भारत का उत्तरीतम बिंदु होगा और यह भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु
और यह भारत का दक्षिणतम बिंदु। यानी मुख्य भूमि के हिसाब से देखें, भारत यहां से शुरू हो रहा है, यहां पर खत्म हो रहा है। यदि यह ब्लैक लाइन भूमध्य रेखा है तो भूमध्य रेखा से भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तर से ही शुरू हो रहा है और उत्तर में ही क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो यहां से प्रश्न आता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश कि भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब दूसरा प्रश्न यहां से जो बनता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहां स्थित है। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वह 6 डिग्री 4.5 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। तो यहां से यह मुख्य भूमि का विस्तार है और यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है जो इससे जो है नीचे है। दूसरा प्रश्न यहां से जो बनता है कि यह जो बिंदु है यह भारत का उत्तरीतम बिंदु है। उत्तरीतम बिंदु जिसे इंदिरा कॉल कहा जाता है। इंदिरा कॉल यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है। जिसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता है। जबकि जो यह भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, इसे कहा जाता है कन्याकुमारी। तो यहां से हमारे दो तरह के प्रश्न सीधे से पूछे जाते हैं कि अक्षांशीय विस्तार कितना है, उत्तरीतम बिंदु क्या है, उसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, उसकी अक्षांशीय स्थिति कौन सी है मुख्य भूमि का, और भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। और हमारा प्रश्न यहां से ज्यादा पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु स्थित है यह ग्रेट निकोबार में स्थित है, निकोबार में स्थित है। उत्तरीतम बिंदु यह जम्मू कश्मीर में स्थित है और भारत का जो मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है यह तमिलनाडु में स्थित है। तो यह एक अक्षांशीय विस्तार को लेकर हमारे प्रश्न बनते हैं। सेकंड प्रश्न यहीं से बनता है कि अक्षांशों से हम जो सामान्यतः दूरी ज्ञात करते हैं, तो भारत की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है। कि इंदिरा कॉल से जो है कन्याकुमारी तक की दूरी कितनी है, तो वह है 3214 किलोमीटर। इसके बाद दूसरा जो आता है वह आता है इसी के साथ पॉइंट्स, बी पॉइंट्स हम बात करेंगे देशांतरीय विस्तार की। देशांतरीय विस्तार, जब हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है, भारत का देशांतरीय विस्तार यहां से शुरू होता है और यहां तक चलता है। यह है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और यह है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यह भारत का
पश्चिमी बिंदु और यह भारत का पूर्वी बिंदु, और इसे कहा जाता है, पूर्वी बिंदु को कहा जाता है किबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और पश्चिमतम बिंदु है गोरमौता, जो कि गुजरात में स्थित है। और इनके बीच की यदि दूरी की बात करें 2933 किलोमीटर। कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, और भारत की पूरब से पश्चिम चौड़ाई कितनी है। तो यह प्रश्न भी हम लोगों से कई बार पूछा था कि भारत की जो है लंबाई या उसकी चौड़ाई क्या है। किबुत और गौरमाता, या गुजरात में गोहर माता के नाम से भी कई बार लिखा जाता है इसको, गोहर माता। तो यह था अक्षांश और देशांतरों को लेके प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद हम सेकंड जो बात करते हैं वह बात करते हैं कि भारत की सीमाओं को लेके भी हमारे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, उनकी बात करते हैं। तो जब हम भारत की सीमाओं को लेके बात करें तो भारत की स्थिति को लेके भी प्रश्न बनते हैं। तो भारत की सीमाओं का मैं सर जी 8 डिग्री 10 डिग्री चैनल भी है, हम उसकी बात करेंगे। अब सीमाओं की जब आप बात करेंगे तो उसमें हम 10 डिग्री 8 डिग्री 9 डिग्री जितने भी अपने चैनल्स हैं उनकी बात करेंगे, और वहां से भी प्रश्न हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए विस्तार को लेके। इसके बाद हम बात करेंगे चैनल्स को लेके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं आगे। सेकंड जो भारत के लिए आता है वह आती है उसकी सीमा को लेके। तो देखिए भारत की सीमा को दो भागों में बांटा गया है। एक कहलाती है उसकी स्थलीय सीमा और दूसरी कहलाती है उसकी तटीय सीमा। तटीय सीमा को भी दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा और दूसरी द्वीपीय तटीय सीमा। तो देखिए यहां से जो प्रश्न बनते हैं आंकड़ों को लेके, वह सभी प्रश्न की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा का तात्पर्य है कि भारत की जो सीमा स्थल भाग से लगती है या तो किसी देश से लगती है। सामान्यतः भारत की सीमा जो है अन्य देशों के साथ लगती है। तो स्थलीय सीमा है वह जो बात करेंगे देशों के साथ लगती है, और तटीय सीमा का तात्पर्य जो समुद्र के साथ लगती है। तो देखिए हम स्थलीय सीमा की जब हम बात करते हैं तो स्थलीय सीमा यहां से शुरू होती है, इस तरीके से जो है अलग अलग देशों के साथ लगती है। किस किस के साथ लगती है इसके बाद हम लोग करेंगे चर्चा कि किन किन देशों के साथ लगती है। सेकंड बात करेंगे तटीय सीमा। तटीय सीमा की जब हम बात करते हैं तो यह जो पार्ट्स है यह समुद्र के साथ जो है सीमा लगती है, वह है तटीय सीमा। यह दो भाग बांटे, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। यदि हम स्थलीय सीमा की बात करेंगे तो भारत की कुल स्थलीय सीमा है 15,200
200 किलोमीटर। तटीय सीमा की बात करें तो तटीय सीमा हम लोगों ने दो तरह की रखी। एक तो यह मुख्य भूमि की सीमा, मुख्य भूमि की सीमा है 6100 किलोमीटर, और सेकंड है कुल सीमा है 7516.5। इसमें से यदि इसको डिवाइड करेंगे 6, तो ये 3 आंकड़े हम लोगों को मिलते हैं। सबसे पहला कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वह है 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा है वह है 7,500, जिसमें मुख्य भूमि की और इन द्वीपों की तटीय सीमा को भी क्या शामिल किया जाता है। सेकंड, मुख्य भूमि की यदि बात करें तो मुख्य भूमि की जो लंबाई है, तटीय लंबाई है, वह है 6100 किलोमीटर, और द्वीपीय की है तो टोटल में से मुख्य भूमि को घटाया तो आ गया 1416.6। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे कि भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है, तो कुल सीमा की लंबाई है 22,716.6 किलोमीटर। तो यहां से सीमा के आंकड़ों को लेकर जो प्रश्न पूछा जा सकता है वह पूछा जा सकता है कि भारत की कुल सीमा कितनी है, तो भारत की कुल सीमा है 22,716.6 किलोमीटर। सेकेंड, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, कि भारत जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है अन्य देशों के साथ, वह ये इसकी बात करेंगे। सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है, तो इसकी सभी की बात करेंगे। हम एक एक पॉइंट्स को लेकर चलते हैं कि हमें कितना कम पढ़ना होता है। कि कुल सीमा में से स्थलीय सीमा है 15,200, तो उसमें तो शेष जो है वो है तटीय सीमा। तटीय सीमा भी दो भाग की है, मुख्य भूमि की है, द्वीपीय की। मुख्य भूमि के साथ जो है वह 6100 किलोमीटर 6100 किलोमीटर है, और द्वीपीय के साथ जो सीमा है वह है 1416.6 किलोमीटर। तो यहां से अलग अलग प्रश्न हम लोगों से जो है पूछे गए हैं, तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बात करते हैं अलग अलग स्थलीय सीमा को लेकर जो प्रश्न हम लोगों से पूछे जा रहे हैं। पहले हम तटीय की बात करेंगे, उसके बाद हम सीमाओं की बात करेंगे। न्यून सीमा वाला राज्य की बात करेंगे, सभी एक एक पॉइंट्स को लेके चलेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको जो है अपना क्या ना पैसेंस बनाए रखना है कि हम एक भी प्रश्न गलत नहीं करें एग्जाम में, क्योंकि आजकल सामान्य प्रश्न पूछा जाता है, वो सिली मिस्टेक एग्जाम में करते हैं, उसकी भी मैं बात करता हूं। क्योंकि हमें पूछा, हम ये याद कर जाते हैं, वो हमें ये पूछता है कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा क्या है, और ऑप्शन में वो सबसे पहला ये देता है, और हम ये रट के जाते हैं कि 7,516 में मुख्य भूमि प्लस द्वीपीय दोनों को शामिल किया जाता है। और हम लोग जो है इस चीज को पूछते हैं और हम ये लिख के आ जाते हैं ऑप्शन में, और ऑप्शन में दोनों चीजें जो है दी हुई होती है। तो इसलिए थोड़ा सा तो है कि प्रश्न को पढ़ते समय हमको थोड़ा ध्यान रखना है कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि तटीय सीमा को लेकर हमारे ज्यादा रहता है इंपॉर्टेंस। क्यों रहता है, कि इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत की यदि हम स्थिति देखें तो एक तरह से हिंद महासागर के केंद्र में है। हिंद महासागर के जब केंद्र में होने के कारण यह सांस्कृतिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा उपयोगी होती है, और इसलिए तटीय सीमाओं की जो है महत्व भी हमारा ज्यादा होता है। उन तटीय सीमाओं की टोटल महत्व को लेकर हम बात करेंगे। ज्योग्राफी आपको पूरी करवाई जाएगी जो हमारे सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में, उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए हम बात करेंगे तटीय सीमा को लेके जो प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं। सबसे पहले कि भारत की जो तटीय सीमा है जो गुजरात से शुरू होती है और पश्चिम बंगाल तक चलती है। पश्चिम बंगाल तक जो चलती है तटीय सीमा, यहां से जो प्रश्न आता है, क्योंकि भारत की जो स्थिति वह हिंद महासागर के केंद्रीय अवस्थित में। हिंद महासागर को देखें तो पता चलेगा भारत की स्थिति उसके केंद्र में स्थित है। एक तरह से हिंद महासागर के एकदम केंद्र में हमारा भारत दिखाई देता है। तो इसलिए इसकी तटीय सीमा को जो है 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, जिसके कई प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं। जैसे प्रादेशिक सीमा क्या है, या पूछा जाता है संलग्न क्षेत्र से क्या तात्पर्य है,
या पूछा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र कौन सा है, या कई बार हम लोगों से यह पूछा जाता है कि उच्च सागर सीमा कितनी है, भारत की उच्च सागरीय सीमा कितनी है। तो इनको लेके भी हमारा जो है प्रश्न अलग तरीके से बनता है। तो हम उन सभी की बात करें कि जो हमारा तट है, यह हमारा तट है, तट से समुद्र की ओर, सागर की ओर 12 समुद्री मील, समुद्र तट से, सॉरी, भारत के तट से जो आधार तट है, आधार रेखा है तट की, वहां से 12 समुद्री मील की दूरी वाले क्षेत्र को कहा जाता है प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा कहा जाता है कि तट से 12 समुद्री मील की दूरी, और एक समुद्री मील बराबर 1.8 मील होता है। एक समुद्री मील में 1.8 मील होता है, और एक से जो है 12 समुद्री मील की बीच की दूरी कहलाती है प्रादेशिक सीमा। अब इसकी इंपॉर्टेंस, हमारे लिए महत्व की बात करें तो क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखिए इंपॉर्टेंस जब हम बात करते हैं, यानी चाहे वो समुद्री संसाधन है, जिसकी भी हम बात करेंगे तो उसके अंतर्गत ये सब आता है प्रादेशिक सीमा को लेके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं और कौन सी सीमा है। सेकंड है कि जो तटीय सीमा है, यहां से 24 समुद्री मील 24 समुद्री मील की दूरी, यह कहलाती है संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र यह इसलिए सही है, इसकी इंपॉर्टेंस है, यह आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है कि इस क्षेत्र में जो ये बना रहा हूं मैं, इस क्षेत्र में वित्तीय और राजकोषीय अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी जिसको हम बोलते हैं सीमा शुल्क। सीमा शुल्क से संबंधित जो भी वित्तीय और राजकोषीय अधिकार है, वह इस संलग्न या समुद्री जो है 24 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है, जिसको संलग्न क्षेत्र कहा जाता है, वहां तक है कि यहां पर यदि किसी देश का जो है जहाज आता है तो उस पर सीमा शुल्क या वित्तीय या राजकोषीय जो भी अधिकार है, वह बताएं समुद्री मील के रूप में ही पूछे जाते हैं ज्यादातर सामान्यता। इसके बाद तीसरा जो क्षेत्र है वह है कि जो मुख्य भूमि है, यहां से 200 समुद्री मील तक, इसको कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और इसकी जो इंपॉर्टेंस है वह यह है कि यहां पर जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, उनके दोहन का अधिकार है, यानी उनका दोहन किया जा सकता है, दोहन का अधिकार होता है कि 200 यानी तट से 200 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है, वहां पर जितने भी प्राकृतिक संसाधन इस क्षेत्र में आते हैं, चाहे वो समुद्री के रूप में हो, चाहे वो पेट्रोलियम,
इस क्षेत्र में जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन, उसका हम दोहन, हम अधिकार नहीं कर सकते, हम उसका क्या कर सकते हैं, दोहन कर सकते हैं। तो इसलिए इसका भी प्रश्न हम लोगों से कई बार पूछा था है कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या है। तो तट से 200 समुद्र मील की दूरी जहां पर जो है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अधिकार हो, वह कहलाता है हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और इस क्षेत्र को लेके कई बार देशों के बीच में जो है विवाद का कारण सबसे बड़ा यही रहता है कि आपने देखा होगा कि विभिन्न देशों के बीच में द्वीपों को लेकर एक विवाद बना हुआ रहता है। तो वह विवाद का सबसे बड़ा कारण है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, क्योंकि ये जो है क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों का भंडार होता है और एक देश दूसरे देश पे आरोप लगाता है कि इस पर हमारा जो है अधिकार क्षेत्र है। तो यह तीन चीजें हम लोगों को विशेष रूप से पूछी जाती तट को लेके। एक तो समुद्री मील यानी प्रादेशिक सीमा क्या है, संलग्न क्षेत्र क्या है और अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या है। एक प्रश्न और यहां से जो बनता है वो मुख्य रूप से बनता है कि जितने भी अपने समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान है वह किस क्षेत्र में किए जाते हैं। तो जितने भी अपने अनुसंधान है वह सब यहां किया जाते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान। वैज्ञानिक अनुसंधान जो किए जाते हैं वह किए जाते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र में। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा कि तट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो तट की तीन तरीके से इंपॉर्टेंस है, प्रादेशिक सीमा के रूप में, संलग्न क्षेत्र के रूप में और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के रूप में। यानी कर वसूली का अधिकार यहां तक है, पूर्ण अधिकार यहां तक है और दोहन का अधिकार यहां तक है। और इसके आगे की यानी 200 जो समुद्री मील है, इसके आगे की जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को कहा जाता है उच्च सागर सीमा। उच्च सागर 200 समुद्री मील से अधिक की दूरी जो होती है वह होती है उच्च सागर। तो ये तीन प्रश्न हमारे जो है इसकी जो है भारत की हिंद महासागर के बीच में जो है एक केंद्रीय स्थिति की इंपॉर्टेंस है तीन तरीके से। पूर्ण अधिकार के रूप में, दूसरा कह सकते हैं अपन राजकोषीय या सीमा शुल्क के अधिकार के रूप में, और तीसरा हम कह सकते हैं वैज्ञानिक अनुसंधान और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के रूप में। तो ये तीन प्रश्न हमारे यहां से बनते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं आगे की कि दोहन का मतलब है उसका उपयोग करना। उपयोग कैसे कर सकते हैं हम लोग, कैसे निकाल, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ है तो उसको निकाला जा सकता है इस क्षेत्र तक, और इसकी बात हम आगे करेंगे। अभी जब तट की बात करेंगे कि भारत के कितने तटीय भाग हैं तो उसको लेकर हम पढ़ेंगे। जब भारत का विभाजन करेंगे तो उसमें हम तटीय प्रदेश प्रश्न भी क्लियर हो जाएंगे और वहां से और तटीय प्रदेश को लेके हमारे कई प्रश्न बनते हैं। तो देखिए तटीय प्रदेश को लेके सबसे पहला बनता है, पहला प्रश्न बनता है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक तटीय सीमा बनाता है। तो उससे पहले हमें यह क्लियर होना चाहिए कि भारत के कितने राज्य तट पर है। तो देखिए भारत के राज्यों की हम बात कर रहे हैं तो यह हमारा एक भारत का एक सामान्य सा मैप है और इसमें एक एक राज्य को लेके बात करेंगे। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यानी हमारा जो प्रश्न है कि भारत के तटीय राज्य कितने हैं। तो भारत के जो तटीय राज्यों की बात करें तो संख्यात्मक रूप से कितने आएंगे, 9। यह 9 दो भागों में है। यह है पश्चिमी तट और यह है पूर्वी तट। तो पश्चिमी तट पर जो है भारत के 5 राज्य अवस्थित है, जबकि पूर्वी तट पर भारत के 4 राज्य स्थित। यह राज्य कौन से हैं इनकी भी हम बात करते हैं। तो 1 नंबर है गुजरात। गुजरात से हमारी तटीय सीमा शुरू होती है। सेकंड आता है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा है कर्नाटक और 5वां है केरल।
यह 5 राज्य पश्चिमी सीमा पर है। यदि हम पूर्वी की बात करते हैं तो 9 नंबर पर है पश्चिम बंगाल, 8 पर है उड़ीसा, 7 पर है आंध्र प्रदेश और 6 पर है तमिलनाडु। तो इस तरह से यह 9 राज्य जो है सीमावर्ती तटीय राज्य है, जिनकी सीमा जो है समुद्र कुछ अरब सागर के साथ लगती है, कुछ बंगाल की खाड़ी के साथ लगती है। यहां से जो बनता है कि जो हमारा इन 9 राज्यों में भारत का सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक तटीय सीमा है गुजरात की। सर्वाधिक तटीय सीमा बनाता है गुजरात और न्यूनतम जो बनता है वह बनता है गोवा। तो यहां से हमारा जो एक प्रश्न बनता है वह प्रश्न यह बनता है कि भारत की न्यूनतम और सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाले राज्यों का सही युग्म कौन सा है, तो सर्वाधिक है गुजरात और न्यूनतम है गोवा। तेलंगाना नहीं है। देखिए तेलंगाना की यदि स्थिति देखेंगे तो आपको यह मिलेगी, यह है तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। तेलंगाना की सीमा जो है समुद्र से नहीं लगती है। तो गुजरात और गोवा सर्वाधिक और न्यूनतम की कहानी हमारी है कि इन दोनों को, गुड इवनिंग रामराज जी, सर्वाधिक और जो है न्यूनतम को लेके। लेकिन वर्तमान में ऐसे प्रश्नों का जो है पूछने का जो कम रहता है, जो मेन प्रश्न हमारा होता है उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए मेन प्रश्न जब बात आते हैं कि इन तटीय सीमाओं को, जिसको हमने एक पश्चिमी तट का और एक को हमने पूर्वी तट का, इसको कितने भागों में बांटा गया है। और यहां से एक प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा गया था उत्तरी सरकार कि पूर्वी तट का उत्तरी भाग क्या कहलाता है। और वहीं एक प्रश्न यहां मानसून को लेकर बहुत बार पूछा जाता है कि जो है भारत उपमहाद्वीप, ये प्रश्न बहुत बार आता है, भारत उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत अपनी एक विशालता के कारण और विभिन्न संस्कृतियों का समायोजन के कारण इसको एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। तो देखिए जो सीमाओं को लेके बात करते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिमी तट की। पश्चिमी तट, यहां हम एक साथ 3 से 4 पॉइंटों को लेके चलेंगे। पश्चिमी तट का विस्तार, उसका क्या नाम है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो पश्चिमी तट है, इसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है जो गुजरात का तटीय प्रदेश है, जिसकी सीमा गुजरात से लगाकर जो दमन द्वीप तक फैला हुआ है, यह गुजरात का तटीय प्रदेश यह कहलाता है काकरापार तट। और इसकी जो इंपॉर्टेंस है वह है भारत का सबसे लंबा तट। भारत का जो सबसे लंबा तट है वह कौन सा है, काकरापार तट है। और यह कहलाता है गुजरात का तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश। तो कई बार हमें सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि गुजरात का तटीय प्रदेश कहलाता है, तो उसको काकरापार तट कहते हैं हम लोग। और यहां पर भी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था, सर क्रिक को लेके। तो देखिए यहां की जो है सीमा को लेके भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। यह जो सीमा है, इस सीमा को लेके थोड़ा सा मैं वर्तमान को सा जाऊंगा। यहां पर जो सीमा है, इस सीमा को लेके भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है और इस सीमा को कहा जाता है सर क्रिक।
और यह प्रश्न पूछा गया था, आरएस में भी पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा जो है सीमा विवाद कौन सा है। तो जो सबसे बड़ा सीमा विवाद है वह है सर क्रिक सीमा विवाद। किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है। और इसको ज्योग्राफिकली कई बार पूछा जाता है, तो यह पूछा जाता है सर क्रिक, जो कि 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समांतर है। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसके लगभग क्या है? समांतर गुजरता है। इसलिए कई बार पूछा जाता है कि 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 24 डिग्री चैनल, 24 डिग्री चैनल किन दो देशों के बीच में विवाद का कारण बना हुआ है? तो 24 डिग्री चैनल जो है, जिसको हम सर क्रिक रेखा कहते हैं, यह भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का कारण है। जो गुजरात एंड सौराष्ट्र का भाग है वह विवाद का कारण बना हुआ है। यह प्रश्न पूछा भी गया। सर टोटल तटीय सीमा की बात हम लोगों ने कर दी, 7516.6 किलोमीटर। तो पहला जो भाग है वह काकरापार तट है, और यहां पर जो विवाद है वह सर क्रिक को लेकर है, 24 डिग्री चैनल को। तो हमारा प्रश्न यह बन सकता है कि 24 डिग्री चैनल किन दो देशों के मध्य है? तो 24 डिग्री चैनल जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में सर क्रिक के नाम से जो जानी जाती है। दूसरा हम बात करते हैं कि दमन द्वीप से लगाकर गोवा तक का यह पूरा क्षेत्र, दमन द्वीप से लगाकर गोवा, यह सीमा कहलाती है कोंकण तट। कोंकण तट, और इसे हम कहते हैं महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश। महाराष्ट्र का जो तटीय प्रदेश है यह कोंकण तट कहलाता है, जो कि दमन द्वीप से गोवा तक का फैला हुआ है। और यहां से जो प्रश्न बनता है वह प्रश्न बनता है कि भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन कहां होता है? तो भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन होता है बॉम्बे हाई। और बॉम्बे हाई कौन से तट पर स्थित है? कोंकण तट, जो महाराष्ट्र का एक तटीय भाग है। यह प्रश्न हमारा एक और बन सकता है कि भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? बॉम्बे हाई, या वो पूछ सकता है कि जो क्षेत्र है वो कौन सा तट है? तो कोंकण तट है। सेकंड, यहां से इसी तट पर भारत का आधुनिकतम बंदरगाह, जिसको हम लोग कहते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, यानी भारत का जो आधुनिकतम बंदरगाह है जिसको हम कहते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह वह कौन से तट पर स्थित है? कोंकण तट पर स्थित है। महाराष्ट्र का एक बंदरगाह है। सही है, सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है। इसके बाद हम बाद में करेंगे, जब द्वीपों की साथ में बात करेंगे उस समय। इसके बाद तीसरा जो तट है वह है गोवा से शुरू होता है और कर्नाटक के न्यू मंगलोर तक चलता है, सॉरी मंगलोर तक। मंगलोर तक जो चलता है, और यह है कन्नड़ तट। कन्नड़ तट यानी कर्नाटक का तटीय प्रदेश। कर्नाटक का तटीय प्रदेश जिसको कन्नड़ तट कहते हैं, जो गोवा से मंगलोर तक फैला हुआ है। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वह पूछी जाती है कि भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क का जो है व्यापार किस मार्ग से या किस बंदरगाह से किया जाता है। तो देखो, भारत में जितना भी लौह, क्योंकि भारत का जो सबसे बड़ा उद्योग है वह लोहा इस्पात उद्योग है। और लोहा इस्पात उद्योग की जब हम बात करते हैं तो लोहा इस्पात उद्योग का सबसे ज्यादा जो है व्यापार किया जाता है वह इसी तट पर एक स्थित है बंदरगाह,
जिसको बोलते हैं न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर बंदरगाह जो कि कर्नाटका में है, और यह जो है लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। लौह अयस्क के लिए जाना जाता है कि लौह अयस्क का भारत में सबसे ज्यादा व्यापार, जबकि भारत में सबसे ज्यादा व्यापार जो होता है वह होता है कोंकण तट से। कोंकण तट का मतलब है मुंबई और जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। व्यापार पूछा जाए तो हमारा होगा कोंकण तट, और यदि लौह अयस्क के संबंध में पूछा जाए तो हमारा उत्तर होगा कन्नड़ तट। इसके बाद जो तीसरी बात आती है, जो अगला जो है वह है केरल का तटीय प्रदेश, जिसको हम बोलते हैं मालाबार तट। केरल का तटीय प्रदेश। केरल का जो तटीय प्रदेश है वह है मालाबार तट, और इसकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देखी जाए भारत में, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी आपको मालाबार तट की। यदि हम मालाबार तट की बात करें तो मालाबार तट के संबंध में जो प्रश्न बनता है, सबसे पहला बनता है मानसून को लेके, कि भारत में सबसे पहले जो है मानसून कहां आता है। तो देखिए भारत में सबसे पहले मानसून मालाबार तट पर आता है। तो पहला प्रश्न हमारा यह बन सकता है। दूसरा, केरल का तटीय प्रदेश कौन क्या कहलाता है, तो मालाबार तट कहलाता है। तीसरा, इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वह पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मृदा। और यह प्रश्न कई बार पूछा था कि भारत में लेटेराइट मृदा सबसे ज्यादा कहां है, तो लेटेराइट मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, केरला में। या तट पूछा जाता है तो हम लिखते हैं मालाबार तट। और यहां पर जो एक चीज और है वह है कि भारत में सबसे ज्यादा जो है आणविक खनिज, भारत में सबसे ज्यादा जो आणविक खनिज पाया जाता है वह आणविक खनिज है थोरियम। भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला आणविक खनिज कौन सा है, थोरियम है। और यह थोरियम सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वह मालाबार तट में पाया जाता है, मालाबार तट में पाया जाता है। तो यहां से एक और प्रश्न भी बन सकता है कि भारत में सर्वाधिक थोरियम के भंडार स्थित है, 4 तट के नाम दे देगा, तो मालाबार तट में सर्वाधिक थोरियम के भंडार है। लेटेराइट मिट्टी यहां होती है, और मानसून सबसे पहले यहां आता है। साथ ही यहां लेटेराइट मिट्टी होने के कारण लेटेराइट मिट्टी नारियल के लिए सबसे ज्यादा जो है उपयोगी है। तो जो है कई बार हमें पूछा था कि भारत में सबसे ज्यादा नारियल कहां होता है, तो नारियल भी कहां होता है, मालाबार तट में। और राज्य क्षेत्र पूछा जाए तो केरल में। वहीं मसालों में भी है, मसालों की भी बात करते हैं तो वहीं मिलेगी आपको। और इसके साथ हम बात करें काजू, तो काजू भी सबसे ज्यादा जो है केरला में होते हैं। आणविक खनिज या रेडियो एक्टिव खनिज जिनको हम बोलते हैं, कि जिनका प्रयोग जो है रेडियो एक्टिव पदार्थों के रूप में, रेडियो सक्रिय पदार्थों के रूप में जो लिए जाते हैं, उनको हम आणविक खनिज, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, इन सब का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो आणविक खनिज के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद एक और चीज है जो इतिहास के संदर्भ में पूछी जाती है। तो यहां पर एक इतिहास में आंदोलन हुआ था जिसका नाम सुना होगा, मोपला आंदोलन। नीलगिरी में जो निवास करने वाले जो है, पहाड़ी में निवास करने वाले लोगों ने यहाँ पर, नील की खेती करने वाले जो है लोगों ने ये एक आंदोलन किया था जिसको इतिहास में मोपला आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो इसका भी प्रश्न पूछा था कि मोपला आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से था, तो मालाबार क्षेत्र से था। और राज्य क्षेत्र पूछा जाता है तो केरला से संबंधित था। तो मोपला आंदोलन भी कई बार हम लोगों से इतिहास में पूछा जाता है। आधुनिक भारत के इतिहास में जो आता है मोपला आंदोलन, जो कि नील की खेती करने वाले किसानों द्वारा जो मोपला आंदोलन किया गया था, वह
कहां पर किया गया था? मालाबार तट पर किया गया था। तो यह भी प्रश्न हमारा एक इतिहास को लेकर ज्योग्राफी से जोड़ के पूछा जाता है। तो इस तरह से जो हमारा पश्चिमी तट है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, काकरापार तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। इसमें सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस है मालाबार तट की। कई बार हमें यह भी पूछा जाता है कि पश्चिमी जो तटीय प्रदेश का दक्षिणतम भाग कहलाता है, तो पश्चिमी तट का दक्षिणतम भाग कहलाता है मालाबार तट, या केरल का तटीय भाग कहलाता है मालाबार तट। तो इस तरह से जो है हमारे पश्चिमी तट को लेके ये प्रश्न बनते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे पूर्वी तट को लेके कि कौन कौन से प्रश्न हम लोगों से यहां से पूछे जाते हैं। सर्वाधिक यूरेनियम के भंडार ऑस्ट्रेलिया में, जबकि सबसे ज्यादा यूरेनियम जो निकलता है वह निकलता है कनाडा में। उत्पादक सबसे ज्यादा वर्तमान में कनाडा में होता है। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं पहले भी। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पार्ट की कि जो हमारा पूर्वी तट है, पूर्वी तट को लेकर क्या प्रश्न बनते हैं। तो देखिए पूर्वी तट की हम बात करें तो पूर्वी तट को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है तमिलनाडु का जो तटीय प्रदेश है, यह कहलाता है कोरोमंडल। तमिलनाडु का जो तटीय प्रदेश है इसको कहा जाता है कोरोमंडल। यह कन्याकुमारी से लेकर जो है विशाखापट्टनम तक फैला हुआ है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम तक का जो ये आंध्र प्रदेश जो कि तमिलनाडु का तटीय प्रदेश है, इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। और ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि तमिलनाडु का जो तटीय प्रदेश क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। इसके बाद अगली जो बात आती है वह मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोमंडल तट की भी हमारी एक इंपॉर्टेंस है जो हर एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछी जाती है कि भारत में 2 मानसून आता है। हम सामान्यतः मानसून की बात करते हैं तो मानसून की प्रक्रिया आपके वैसे सिलेबस में है, लेकिन यहां से भी जो प्रश्न बनता है स्थिति को लेके, भारत में 2 तरह का मानसून आता है। एक तो आता है दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि ग्रीष्म ऋतु में आता है, ग्रीष्म ऋतु में आता है। और दूसरा आता है उत्तर पूर्वी मानसून, यह शीत ऋतु में आता है। दक्षिण पूर्वी मानसून सबसे पहले जो प्रवेश करता है वह करता है मालाबार तट, जबकि उत्तर पूर्वी मानसून की बात करते हैं तो इससे केवल जो है भारत के एक ही तट पर जो है बारिश होती है जिसको हम बोलते हैं कोरोमंडल तट, और जिसका प्रश्न हर सेकंड ग्रेड के जो पिछले पेपर हुए हैं उसमें पूछा गया था कि उत्तर पूर्वी मानसून से भारत में वर्षा होती है, और राज्य क्षेत्र पूछा गया था। क्षेत्रफल की बात हम बाद में करेंगे कि कितना क्षेत्रफल है, कि उत्तर पूर्वी मानसून से भारत में कितनी बारिश, उत्तर पूर्वी मानसून से भारत के किस राज्य क्षेत्र में बारिश होती है। तो उत्तर पूर्वी मानसून से भारत के केवल एक ही राज्य क्षेत्र में बारिश होती है, वह है तमिलनाडु राज्य, या उस तट को पूछा जाए तो वह तट कहलाता है कोरोमंडल तट। या ये प्रश्न कई बार सत्य और असत्य कथन में पूछा जाता है कि भारत में बारिश होती है तो 2 बार से होती है, एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून से और उत्तर पूर्वी मानसून से। और उत्तर पूर्वी मानसून जब आता है तो यह बंगाल की खाड़ी से वह क्या करता है? जल प्राप्त करता है, या जल प्राप्त करके नमी प्राप्त करके भारी हो जाता है, और यहां आके यहां पर यह इस क्षेत्र में बारिश करता है। इसलिए उत्तर पूर्वी मानसून से भारत के केवल एक ही राज्य क्षेत्र में बारिश होती है, वह होती है कोरोमंडल तट या तमिलनाडु राज्य। जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है मालाबार तट से प्रवेश करते हुए पूरे भारत अधिकांश क्षेत्र में, भारत के अधिकांश क्षेत्र में क्या करता है? वर्षा कराता है। तो यह मानसून को लेकर भी हमारा एक प्रश्न पूछा जा सकता है स्थिति के संदर्भ में कि कौन सी कहां पर बारिश किस मानसून से होती है। तो ये प्रश्न
लास्ट ईयर भी पूछा गया था, आरएस में पूछा गया था कि भारत में जो सबसे पहले किस राज्य क्षेत्र में आता है, तो भारत में सबसे पहले मानसून आता है। राज्य क्षेत्र पूछा जाए तो केरल, और तट पूछा जाता तो मालाबार। वहीं उत्तर पूर्वी मानसून की बात करेंगे तो हमारा आंसर होगा तमिलनाडु, की उत्तर पूर्वी मानसून से भारत के कोरोमंडल तट या तमिलनाडु राज्य में बारिश होती है। तो यह भी प्रश्न हमारा पूछा जा सकता है। इसके बाद इसका ऊपर का जो भाग है, विशाखापट्टनम से लेके उड़ीसा तक का, महानदी तक का यह पूरा क्षेत्र है, इसको कहा जाता है उत्तरी सरकार। विशाखापट्टनम से लगाकर महानदी के मुहाने तक का यह पूरा क्षेत्र है तटीय, यानी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का जो तटीय भाग है यह कहलाता है उत्तरी सरकार। यह सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था कि जो पूर्वी तट है उसका उत्तरी भाग कहलाता है, तो पूर्वी तट का उत्तरी भाग कहलाता है उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग कहलाता है कोरोमंडल तट। तो पूर्वी तट को दो भागों में विभाजित किया गया है, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल में, जबकि पश्चिमी जो तट को चार भागों में बांटा गया है, काकरापार तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। तो यहां से दोनों को मिला के कई बार हमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा पश्चिमी तट का भाग है, या निम्न में से कौन सा जो है पूर्वी तट का भाग है, या किस तट को किस नाम से जाना जाता है। इस तरह के प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं। इसके बाद अगली जो बात करते हैं हम, वह करते हैं कि यहाँ कुछ चैनल स्थित है, उन चैनल को लेके भी बात करते थे। स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर चैनल्स बताना, तो हम चैनल जरूर बताएंगे कि कौन कौन से चैनल है और किस तरीके से हम लोगों से पूछे जाते हैं। तो देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चैनल्स की बात करेंगे कि जो मुख्य चैनल हमें पूछे जा सकते हैं। चैनल्स की बात करें तो चैनल्स यानी एक दूसरे को जो जोड़ता है, एक तरह से संधि है। उत्कल के मैदान की बात करेंगे सर हम, उत्कल का मैदान है जो महानदी का मैदान, उड़ीसा का जो है डेल्टाई क्षेत्र है उसको उत्कल का मैदान कहते हैं। उसके बाद हम आगे करेंगे, एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे। आपका ऐसा कोई भी प्रश्न जो सेकंड ग्रेड में पूछने लायक है और नहीं है, सभी पॉइंट्स की मैं बात करूंगा कि चैनल्स को लेके जो हमारे यहाँ प्रश्न विशेष रूप से पूछे जाते हैं, उन चैनल्स की बात करूंगा कि किन किन स्थानों को जोड़ते हैं या किन किन स्थानों को अलग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो चैनल आता है उसको हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल, सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये क्लियर, 10 डिग्री चैनल्स का तात्पर्य है कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 10 डिग्री चैनल्स का तात्पर्य है कि वह क्या कहलाएगा, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो देखिए, हमने राजस्थान को भारत को हमने शुरू किया था 8 से, तो 8 से 9, 9 के बाद में कितना आएगा 10। तो 10 डिग्री चैनल का संबंध किससे होगा, तो 10 डिग्री चैनल्स लगभग इस तरह से चलेगी। 10 डिग्री चैनल यानी यहां उत्तर का भाग है, यह जो है ऊपर के द्वीप समूह है यह है अंडमान, और नीचे के ये जो समूह है यह है निकोबार। और अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 10 डिग्री चैनल क्या है। 10 डिग्री चैनल जो अंडमान और निकोबार को क्या करता है, अलग करता है, वह कहलाता है 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार को अलग करता है, तो हमें यह प्रश्न पूछा जा सकता है। पश्चिमी विक्षोभ, इन सभी की बात करेंगे आपके एक एक पॉइंट्स को लेकर जब मानसून की ओर चलेंगे। जब हम चैनल की बात करें तो अभी हम सिर्फ चैनल को लेकर चलेंगे कि चैनल में कि 10 डिग्री चैनल्स, 10 डिग्री चैनल क्या है, जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है वह कहलाता है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इन दोनों को अलग करता है, इसको कहते हैं अपन 10 डिग्री चैनल। इसके बाद दूसरी बात करते हैं 8 डिग्री चैनल, 10 के बाद हम बात करते हैं 9। इसके जस्ट क्या होगा, नीचे इस तरीके से होगा, यह है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल की यदि बात करते हैं तो देखिए, यह पूरे छोटे छोटे द्वीप समूह हैं और एक द्वीप है इनके बीच में है,
ऊपर वाला जो द्वीप भाग कहलाता है यह कहलाता है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप का ही एक छोटा द्वीप है जिसको कहा जाता है मिनिकॉय। और इन दोनों को जो अलग करता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, उसको हम बोलते हैं 9 डिग्री चैनल, यानी 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो हमारे यहां से जो प्रश्न बन सकता है वो प्रश्न बन सकता है कि 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या है। तो 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश का तात्पर्य लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करने वाला जो है एक अक्षांश रेखा है 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उसको 9 डिग्री चैनल की संज्ञा दी गई है। या वो पूछा जाता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है तो 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 9 डिग्री चैनल। तो ये है इंपॉर्टेंस अक्षांशों की, कि अक्षांशों को लेकर क्या प्रश्न पूछा जाता है। तीसरा एक और है जिसको हम बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल, यदि हम 8 डिग्री चैनल की बात करें तो देखिए 8 डिग्री चैनल क्या है। हम लोगों ने अभी बात की एक द्वीप की जिसको कहा गया मिनिकॉय, और मिनिकॉय के नीचे एक देश स्थित है जिसको कहते हैं अपन मालदीव, और इन दोनों को जो अलग करता है वह करता है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। कई जगह यह पूछा जाता है कि लक्षद्वीप और मालदीव के मध्य स्थित है तो 8 डिग्री चैनल, और कई बार इसको यह पूछा जाता है कि भारत और मालदीव को अलग करता है तो 8 डिग्री चैनल। तो ये 3 चैनल विशेष रूप से हम लोगों से पूछे जाते हैं, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल। 10 डिग्री करता है अंडमान और निकोबार को अलग, 9 डिग्री करता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग, और 8 डिग्री चैनल करता है भारत को मालदीव से, लक्षद्वीप को मालदीव से या मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। तो ये 3 चैनल हम लोगों से कई बार पूछे जाते हैं। तीनों ही उत्तरी अक्षांश है ये चीजें, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो भारत के साथ जो भी चैनल्स होंगे वह उत्तरी अक्षांश होंगे। इसके बाद एक और बात करते हैं हम कि इसके अलावा 2 और हमारे चैनल मिलते हैं। एक तो कहलाता है कोको स्टेट और एक कहता है ग्रांड चैनल। अब ग्रांड चैनल और कोको स्टेट क्या है उसकी भी हम बात करते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम कोको चैनल स्टेट और ग्रांड चैनल, इसके बाद पाक स्टेट, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, इन सब की बातें करेंगे। छोटे छोटे प्रश्न जो बनते हैं उनको लेके। इसके बाद है कोको स्टेट। कोको स्टेट क्या है कि एक द्वीप है कोको द्वीप, जो कि म्यांमार का भाग है, और दूसरा एक है लैंडफॉल द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार का भाग है। और इन दोनों को जो चैनल अलग करता है उसको कहते हैं कोको स्टेट। तो कोको स्टेट किन 2 देशों को अलग करता है? तो यह म्यांमार और भारत को अलग करता है। किन 2 द्वीपों के मध्य है? कोको द्वीप और जो है लैंडफॉल द्वीप, जो कि अंडमान का उत्तरीतम द्वीप है। जब हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे तो इसमें इसकी और चर्चा करेंगे। यदि हम इसमें देखें तो यह जो द्वीप है यह है लैंडफॉल द्वीप, और यह जो भाग है यह है कोको द्वीप। और इन दोनों के
मध्य का जो ये चैनल है यह कहलाता है कोको स्टेट। तो यह है म्यांमार और यह है अंडमान निकोबार। तो हमारा यहां से जो प्रश्न बन सकता है वो बन सकता है कि अंडमान निकोबार और म्यांमार के बीच में कौन सा है, या ये कह सकते हैं कि कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के मध्य कौन सा है, भारत और म्यांमार के बीच में कौन सा स्टेट है, या पूछा जाता है कोको स्टेट के संबंध में क्या सही है। तो कोको स्टेट के संबंध में सही क्या होगा, म्यांमार और भारत, म्यांमार और अंडमान, या कोको स्टेट और लैंडफॉल द्वीप। इसके बाद एक और चैनल हमें पूछा जाता है, मैं उसकी भी बात करूंगा, जिसको कहते हैं ग्रांड चैनल। ग्रांड चैनल क्या है, तो हम लोग कहते हैं कि भारत का जो दक्षिणतम जो है द्वीप, वो जिसको हम बोलते हैं ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के जिनके द्वीपों की हम बात की, जिसको हम बोलते हैं सुमात्रा द्वीप। इन दोनों को बीच में जो एक चैनल है उसको हम बोलते हैं ग्रांड चैनल। तो यहां से हमारा जो प्रश्न बनता है वो बनता है कि भारत और इंडोनेशिया को के मध्य स्थित है और जिसका प्रश्न हम लोगों से कई बार पूछा भी गया है कि श्रीलंका के बाद भारत के सबसे निकटतम तटीय देश कौन सा है। तो भारत और इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया निकटतम है और उसका भी कौन सा द्वीप हमारे लिए निकटतम है, सुमात्रा द्वीप निकटतम है। और इन दोनों के बीच में जो चैनल है उसको हम बोलते हैं ग्रांड चैनल। जेट स्ट्रीम गर्म धारा नहीं है, हम उसकी बात मानसून को लेके करेंगे सर। तो ये ग्रांड चैनल और यह कोको स्टेट जो दो देशों के मध्य हैं, और वर्तमान में देखा जाए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है दोनों, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यदि हम कोको स्टेट की बात करें तो कोको स्टेट का संबंध है म्यांमार से, और भारत और आसियान के बीच में जो है, भारत और आसियान के संबंधों की बात करते हैं तो अभी वर्तमान में 25 वर्ष पूरे हुए हैं। तो कहीं न कहीं आसियान का भारत के साथ जो संबंध बनता है, तो आसियान का एक ही सदस्य देश है जिसकी सीमा हमारे भारत से लगती है, वो है म्यांमार। तो कहीं न कहीं म्यांमार का जो संबंध हमारे आसियान का भारत के साथ संबंध है वो ज्योग्राफी से पूछा जा सकता है। सेकेंड पॉइंट जो बनता है वह इंडोनेशिया को लेके कि यह कोको ग्रांड चैनल भी हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि अभी हाल ही में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक तो अपने एशियाई गेम्स पूरे हुए हैं, दूसरा अभी कुछ ही समय पहले इंडोनेशिया में भूकंप की जो स्थिति आई है। इन दोनों पॉइंट्स को लेके इंडोनेशिया वैश्विक जो है पृष्ठभूमि पर अपना एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इस वजह से करंट के प्रश्न जब भी बनते हैं तो इन चीज़ों को विशेष कर ध्यान देगा। अभी कौन सा स्थान चर्चा का विषय जो है पीटीआई में पूछा गया था, बोल रहा सही है कि मेरे जो पिछले जो वीडियोस थे 3-4 वीडियो, उसी में से जो है सभी प्रश्न पूछे गए हैं जो आए। तो भारत के संदर्भ में भी जहां तक मेरा अनुभव है कि आपको इसी में से ही प्रश्न पूछने की संभावना रहेगी। और करंट में कहां से रहेगी, तो एक प्रश्न हमारा ग्रांड चैनल को लेके या इंडोनेशिया के से भारत के संबंधों को लेके पूछा जाता है, तो दूसरा वही बन सकता है म्यांमार को लेके, भारत आसियान देशों के साथ समझौतों को लेके। तो यहां से हमें दर्रे भी पूछे जा सकते हैं, तो हम उनकी बात भी करेंगे कौन कौन से दर्रे हैं। तो लेकिन अभी हम जब तटीय भागों की बात करेंगे तो हम चैनल्स की बात मुख्य रूप से करते हैं। तो ये थे मुख्य रूप से जो चैनल हम लोगों से पूछे थे। इसके बाद श्रीलंका की बात करेंगे। रोहिंग्या वाला भी है कि भारत ने जो है कुछ रोहिंग्या को वापस लौटाया गया। अभी उत्तर पूर्वी मानसून सबसे पहले तमिलनाडु में ही वर्षा करता है, सही है। उत्तर पूर्वी मानसून से केवल तमिलनाडु राज्य में ही बारिश होती है, इसके अलावा कहीं बारिश नहीं होती है। इसके बाद हम बात करते हैं एक और श्रीलंका और भारत को लेके जो प्रश्न बनते हैं उनकी बात। तो यह भारत का दक्षिणी भाग और यह श्रीलंका। तो यहां से जो प्रश्न बनते हैं
उनकी बात करते हैं कि क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो एक तो प्रश्न पूछा जाता है मन्नार की खाड़ी, कि मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के मध्य है। तो भारत और श्रीलंका के बीच, यह भारत और यह श्रीलंका। सेकंड, पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य भी पूछा जाता है, कई जगह यह लिखा होता है पाक स्टेट। यह किन दो देशों के मध्य है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। तीसरी जो चीज आती है, इसके बीच में ये छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं, इन द्वीप समूह को जो है कहा जाता है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप, तो कई बार पूछा जाता है पंबन द्वीप किन दो देशों के मध्य है। वहीं पंबन द्वीप पर एक ब्रिज बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं आदम ब्रिज, या इसको कहा जाता है रामेश्वर सेतु। तो भारत और श्रीलंका के बीच की बात करें तो यह मुख्य रूप से प्रश्न बनते हैं कि मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के मध्य है, पाक स्टेट या पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य किन के मध्य है। पंबन द्वीप, आदम ब्रिज या रामेश्वर की बात करें तो यह किन के मध्य है। तो इस तरह से प्रश्न हम लोगों से जो है विभिन्न देशों के साथ जो तटीय सीमाओं को लेकर प्रश्न बनते हैं। यहाँ का एक और प्रश्न जो बनता है उसका भी हमें कई बार पूछा जाता है जाफना द्वीप, क्योंकि जाफना द्वीप एक श्रीलंकाई द्वीप है और जहाँ पर तमिल भाषी लोग रहते हैं, और ये कहा जाता है कि जाफना द्वीप एक तरह से श्रीलंका से अलग भाग है और उसकी जो है यात्रा करने वाले हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री वर्तमान, वह विश्व के दूसरे और भारत के पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने जाफना द्वीप की जो है यात्रा की है। तो कई बार जाफना द्वीप को लेके हमें, यदि वर्तमान में तो चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन जब भी तमिल की बात आती है तो जाफना द्वीप को लेके कई बार प्रश्न हम लोगों से पूछा जाता है। तमिल भाषा के संदर्भ में बात करते हैं तो जाफना द्वीप श्रीलंका का ही एक भाग है जहाँ पर तमिल भाषी लोग जो है रहते हैं। और यहाँ पर दो ही व्यक्ति जो है अभी वैश्विक नेताओं की बात करें तो एक तो डेविड कैमरून और दूसरे भारत के जो है प्रधानमंत्री जी, उनकी जो है यात्रा रही है। तो जाफना द्वीप का भी कई बार प्रश्न आता है कि जाफना द्वीप स्थित है तो वो श्रीलंका में स्थित है। ऐसे भी प्रश्न हम लोगों से कई बार पूछे जा सकते हैं, लेकिन सामान्यतः जिनका संबंध हमारे भारत के साथ है उनको लेके थोड़ा सा चर्चा ज़्यादा की जाती है। तो ये थे हमारे तटीय भागों को लेके कुछ प्रश्न आते हैं। सेकंड बात करते हैं, वो आते हैं सीमाओं को लेके, स्थलीय सीमाओं को लेके, कि भारत की जो सीमा किस किस देशों के किन किन देशों के साथ लगती है और उनको लेके क्या क्या प्रश्न आते हैं, तो उनकी हम चर्चा करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे एक एक देश के साथ कि भारत की सीमा किन किन देशों के साथ लगती है और वहां से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं वर्तमान के संदर्भ में। यदि हम बात करें सबसे पहले सीमाओं को लेके, तो मेरा क्रम रहेगा सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो देखिए सबसे पहले यह स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, यह है बांग्लादेश। यदि हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत जो है 4096.7 किलोमीटर जो है सीमा बनाता है। तो प्रश्न आता है कि भारत की सर्वाधिक जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह
बांग्लादेश के साथ है। पहले बांग्लादेश को लेके जितने प्रश्न बनते हैं उनकी बात करते हैं हम कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। और कितनी लगती है? तो 4096.7 किलोमीटर। सेकंड आता है कि इसकी सीमा किन किन राज्यों के साथ लगती है। तो यदि हम राज्यों की बात करें तो एक राज्य आपको यह मिलेगा जिसको हम बोलते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। सेकंड राज्य आपको यह मिलेगा जिसको कहते हैं हम असम। तीसरी बात करेंगे तो आपको मिलेगा मेघालय। मेघालय। चौथा है मिजोरम और इन्हीं के मध्य एक छोटा सा है वह है त्रिपुरा। तो प्रश्न यहां आता है कि बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो भारत के 5 राज्यों से लगती है, जिसमें से 4 पूर्वोत्तर राज्य हैं और एक पश्चिम बंगाल जो कि भारत का जो है पश्चिम का भाग में आता है। सही है। ये इसी तरह के प्रश्न बनते हैं कि वो 4 देशों के नाम देंगे, पूछेगा निम्न की में से कौन सी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है या नहीं लगती है, या सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा बनाता है। एक प्रश्न 2016 में और आया था, वो आया था तीस्ता नदी का, कि तीस्ता नदी किन 2 देशों के बीच में विवाद का कारण है। तो हम उन सभी बातों की बात करेंगे जो बांग्लादेश के संदर्भ में भारत के लिए स्थिति को लेकर बनते हैं। तो देखिए, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश की सीमा लगती है 4096.7 किलोमीटर, जो सबसे ज्यादा जो है सीमा बनाता है। और दूसरा यहां से जो प्रश्न बन सकते हैं उनकी भी बात करता हूं मैं। एक प्रश्न बनता है तीस्ता नदी को लेकर। तीस्ता नदी की बात हम आगे और करेंगे जब हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे। तो यहां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है और तीस्ता नदी के जल के बंटवारों को लेके भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का कारण बना हुआ है। तो ये प्रश्न हम लोगों से सीधा पूछा जाता है कि तीस्ता नदी जो विवाद है किन 2 देशों के मध्य है? तो वह है भारत और बांग्लादेश के मध्य। वहीं एक यहां पर द्वीप है, हालांकि द्वीप ये छोटा सा है क्षेत्र, जिसको कहा जाता है न्यू मूर द्वीप। यद्यपि वर्तमान में कहा जाता है कि यह जलमग्न हो चुका है, लेकिन कहीं पर भी प्रश्न हमारा यह पूछा जा सकता है कि न्यू मूर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण बना हुआ है। तो न्यू मूर द्वीप जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का कारण है। तीसरी जो बात आती है वह आती है कि हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमाओं को लेकर एक समझौता हुआ है और उस समझौते के संविधान संशोधन के द्वारा कुछ कॉलोनीज जो है बांग्लादेश को दे दी गई है, कुछ कॉलोनीज जो है भारत ने अपने पास रखी है। तो उस क्षेत्र को कई बार पूछा जाता है जिसको हम बोलते हैं 3 बीघा कॉरिडोर। कॉरिडोर या कई जगह लिखा हुआ था 2.5 गज गलियारा। तो 2.5 गज गलियारा या 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध किन 2 देशों से है? तो वह है बांग्लादेश और जो है भारत के मध्य है। हाँ, यह भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि अभी हाल ही में एशिया कप जो है भारत ने किसको हरा के जीता? तो बांग्लादेश को है। तो यही भी प्रश्न हमारा बनता है। लेकिन ऐसे प्रश्नों को जो है वर्तमान से जोड़ के पूछा जाता है कि बांग्लादेश के साथ भारत के समझे, क्योंकि देखा जाए वर्तमान में बांग्लादेश के साथ भारत के जो है संबंध काफ़ी सुधार हुआ है। और उसमें जो है एक प्रश्न बनता है, वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी को लेके, कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय ही
ढाका बस सेवा शुरू हो गई थी। कोलकाता से ढाका के लिए ये बस सेवा जो चलाई गई थी वो अटल बिहारी वाजपेयी के संदर्भ में के समय ही चलाई गई थी। और वहीं पाकिस्तान के लिए लाहौर बस सेवा भी जो है अटल बिहारी वाजपेयी की देन थी। तो वहां से भी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो चर्चित व्यक्तित्व है हमारे भारत के, उनको लेके भी एक प्रश्न बन सकता है कि भारत रत्न प्राप्त अटल बिहारी वाजपेयी का संबंध बांग्लादेश के साथ और पाकिस्तान दोनों के साथ बसों को लेके या यातायात परिवहन को लेके जो रहा है, तो वहां से हमारा एक प्रश्न बांग्लादेश के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि ढाका जो है परिवहन सेवा कब शुरू की गई, किसके शासनकाल में, किसके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में यह शुरू हुई थी। तो इस तरह के प्रश्न भी हम लोगों से पूछा जाता है। तो ये था बांग्लादेश का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा चाइना की, क्योंकि सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ, उसके बाद लगती है चीन के साथ। तो हम बात करेंगे चीन की आगे। यदि हम चीन की बात करें तो चीन की सीमा जम्मू कश्मीर से शुरू होती है। इस तरह से चीन की सीमा जो है तो पहला प्रश्न हमारा यही कि भारत की चीन के साथ कितनी सीमा लगती है। तो भारत और चीन के मध्य जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 3488 किलोमीटर। और भारत और चीन के बीच में जो सीमा है इसको मेक मोहन रेखा कहा जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा था कि मेक मोहन रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो वह है चीन और भारत के मध्य है। और इसका निर्धारण सन 1914 में किया गया था। भारत और चीन के बीच में सीमा का जो निर्धारण है सन 1914 में किया गया था। 3488 किलोमीटर है मेक मोहन के नाम से। और इसके साथ भारत के कितने राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो उनकी बात करते हैं। सबसे पहले यह है जम्मू कश्मीर, सेकंड हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा है सिक्किम, और पांचवा है अरुणाचल प्रदेश। ये 5 जो राज्य है वह चीन के साथ सीमा बनाते हैं, जिसकी कुल लंबाई है 3488 किलोमीटर। यहां से प्रश्न क्या बनते हैं, हम उनकी बात करते हैं। तो देखिए यहां से जो प्रश्न बनते हैं, वर्तमान में देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री की चाइना यात्रा रही है और चाइना का जो है संबंध भारत में वर्तमान में कुछ सुधार हुआ है व्यापार की दृष्टि से। वो सुधार क्या था, तो इसमें हम लोगों से जो प्रश्न बनता है वह एक तो बनता है नाथुला दर्रा, जो कि सिक्किम राज्य में है और भारत और चीन के मध्य है, जिसको वर्तमान में मानसरोवर यात्रा के लिए खोला गया है। पहले इसके संबंध में जो है ये था कि 1962 का जो युद्ध हुआ था भारत चाइना युद्ध के बाद में इसके दर्रे को बंद कर दिया गया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के जो शासनकाल में इसको खोला जरूर गया था, लेकिन व्यापारिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से इसको नहीं खोला गया। लेकिन वर्तमान में इसको जो है मानसरोवर यात्रा के लिए खोल दिया गया है। तो कहीं न कहीं हमारा यह प्रश्न नाथुला दर्रा को लेकर पूछा जाता है कि नाथुला दर्रा का संबंध किस राज्य से है या किन दो देशों के मध्य। दूसरा जो है वह है डोकलाम विवाद। डोकलाम विवाद की भी आप लोग बात करते हैं कि डोकलाम विवाद जो अरुणाचल प्रदेश के साथ का जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को लेके अभी चाइना और भारत के बीच में समझौता हुआ है और यहीं एक दर्रा भी स्थित है जिसको लेके हम लोगों से पूछा जाता है बोमडिला दर्रा।
कि बोमडिला दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो उसका भी प्रश्न बनता है। वहीं तीसरा प्रश्न यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर बन सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत से सांगपो के नाम से निकलती है, यही नदी हमारे जो है भारत में देहांग के नाम से जो है प्रवेश करती है और आसाम में ब्रह्मपुत्र के नाम से, और अंत में जो है जमुना से मेघना के नाम से यह जाके आगे गिरती है। तो यहाँ से एक प्रश्न हम लोगों से जो बनता है वो नाथुला दर्रा हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहीं मैकमोहन रेखा या जो चीन के साथ कौन कौन से राज्यों को लेके है, ये हमें पूछे जा सकते हैं 5 स्टेट, सांगपो और ब्रह्मपुत्र। अरुण नदी, दैट इज अरुण नदी है, वह कोशी नदी को कहा जाता है नेपाल में, तो उसकी हम नदियों के संदर्भ में बात करेंगे। यह सही है, चाइना का बैंक भी वो इकोनॉमिक्स में सर ने बताया होगा। फिर एक और यहाँ से जो और प्रश्न बनता है कि ब्रिक्स का जो है मुख्यालय, ब्रिक्स जो विश्व की जो 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हैं, जिसमें भारत है, रशिया है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है और चाइना है, तो जो ब्रिक्स का जो मुख्यालय है वो चीन के शंघाई शहर में, और उसके जो पहले अध्यक्ष हैं वो भारत के हैं, केवी कामत के नाम से जिनको हम लोग जानते हैं। तो कहीं न कहीं हमारा ये प्रश्न भी बन सकता है कि किस तरह से जो है चाइना को लेके प्रश्न बनते हैं। तो चाइना का जो मुख्य प्रश्न बनते हैं ज्योग्राफिकली सीमा को लेके, कुल सीमा कितनी लगती है, दूसरा सबसे ज़्यादा जो है भारत के साथ सीमा बनाने वाला सीमा। मोतियों की माला की बात हम जो है विदेश नीति की बात करते हैं उस समय करते हैं। फिर मैकमोहन रेखा को लेके इसका निर्धारण, और जिसका निर्धारण करने वाले थे सर हेनरी मैकमोहन, और यह भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा का निर्धारण करता है। इसके बाद तीसरा जो देश है वह है हमारा पाकिस्तान, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम तीसरे देश की बात करेंगे पाकिस्तान को लेके। यदि हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के साथ भारत की जो सीमा है वह लगती है 3,323 किलोमीटर, और इस सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। और यह भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो प्रश्न आता है कि पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, और जो है इस सीमा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और यह कितनी सीमा है? तो इसकी कुल लंबाई है 3,323 किलोमीटर। सामान्यतः यह प्रश्न हमारे राजस्थान से बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि राजस्थान के साथ जो है सीमाओं को लेके काफ़ी प्रश्न बनते हैं यहाँ से। तो जब हम राजस्थान की स्थिति की और विस्तार की बात करेंगे तब पाकिस्तान को राजस्थान के संदर्भ में बहुत अच्छा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अगला जो देश है वह है नेपाल। जब हम नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल के साथ जो है सीमा लगती है वह लगती है 1751 किलोमीटर। और इसके साथ जो हमारे राज्य हैं, मुख्य रूप से जो राज्य लगते हैं वह है एक तो उत्तराखंड, इसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद हम बात करेंगे तो बिहार, तो हम बात करेंगे सिक्किम को लेके मुख्य रूप से, और एक और है वह है पश्चिम बंगाल। तो नेपाल के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। तो नेपाल को लेके सीमाओं में बहुत कम प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद अगला जो है वह है भूटान। तो भूटान की भी हम बात यहीं कर लेते हैं कि भूटान को लेके क्या प्रश्न बनते हैं। तो भूटान के साथ जो सीमा लगती है वह लगती है 699 किलोमीटर। और इसके साथ मुख्य रूप से जो देश लगते हैं, यह जो पार्ट है यह है भूटान। भूटान के साथ मुख्य रूप से जो लगता है वो सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और आसाम है। लेकिन यहाँ से जो एक प्रश्न बनता है वह बनता है जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा, इसकी भी हम बात करेंगे कि जेलेपला दर्रा यह सिक्किम में है, और भारत से भूटान जाने का जो है मार्ग है वह है जेलेपला दर्रा। तो यहाँ से जेलेपला दर्रा हम लोगों से पूछा जा सकता है।
इसके बाद अगला जो एक पार्ट है वह और पूछा था म्यांमार को लेके। यदि हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार के साथ जो है मुख्य रूप से ये पूर्वोत्तर जो राज्य है जिसको हम सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं, इनकी सीमा लगती है, जो कि है 1643 किलोमीटर, जिसमें ये पूर्वोत्तर के जो है यह जो लगते हैं। और यहां से जो प्रश्न बनता है वह प्रश्न बनता है तुजु दर्रा को लेके, कई बार प्रश्न पूछे जाता है। तुजु दर्रा जो कि मणिपुर में स्थित है, मणिपुर में स्थित है और यह भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। तो आपने एक नाम सुना होगा ऑपरेशन ऑल आउट, जो कि यहाँ की रोहिंग्या की समस्या, घुसपैठ की समस्याओं के समाधान के लिए भारत की सेना और म्यांमार की सेना का एक संयुक्त जो है एक ऑपरेशन चला था, जिसको ऑपरेशन ऑल आउट कहा जाता है। तो उसको लेके भी हमारा प्रश्न ये चर्चा का विषय बना हुआ था, तुजु दर्रा। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि तुजु दर्रा का संबंध किससे है। तो तुजु दर्रा मणिपुर में है, यह भारत और जो है इसको म्यांमार को जोड़ता है। और इसके बाद जो सबसे लास्ट में है वह है अपना अफगानिस्तान। हालांकि अफगानिस्तान के साथ बहुत कम सीमा लगती है, तो उसकी भी मैं केवल चर्चा करूंगा कि अफगानिस्तान को लेके क्या बन सकता है। अफगानिस्तान के साथ भारत की 106 किलोमीटर सीमा लगती है और इस सीमा को जो है डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है, और जिसका निर्धारण सन 1886 में किया गया। 1886 में डूरंड रेखा का सर मोर्टिमर डूरंड करके उन्होंने किया था। तो यहाँ से डूरंड रेखा का प्रश्न जो बनता है, या ये कह सकते हैं कि कौन सा देश सबसे कम बनाता है, तो ये ऑपरेशन सहायता अलग है। ऑपरेशन सहायता बांग्लादेश में जो है रोहिंग्या समस्याओं के लिए लाया गया था, मानवता के नाते जो है ऑपरेशन सहायता चलाया गया था, जबकि ऑपरेशन ऑल आउट का था वहाँ की घुसपैठ को रोकने के लिए था। तिब्बत कौन सा देश है, इसकी बात हम बाद में करेंगे जब बात तिब्बत के लिए आएंगे। लेकिन मुख्य रूप से इनको, जिनकी बात हम लोगों ने अभी तक की, इसको संयुक्त रूप से जो है भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। एक बार प्रश्न बार बार आता है कि भारतीय उपमहाद्वीप जो है क्या है, तो भारतीय उपमहाद्वीप है कि भारत और भारत के पड़ोसी देश, भारत की एक विशालता और अन्य देशों के जो सांस्कृतिक संबंध है उनको लेके जो एक भारत का स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए उसको जो है भारतीय उपमहाद्वीप, यहाँ सभी सभ्यताओं के, सभी धर्मों के और सभी जो है विचारधाराओं के लोग रहते हैं, और एक विशालता के कारण इसको जो है भारतीय उपमहाद्वीप की जो है संज्ञा दी गई। तो आज का ये हमारा भारत की जो एक सीमाओं को लेकर जो प्रश्न पूछा गया जाते हैं, उनकी हम लोगों ने चर्चा की। नेक्स्ट जो हमारी जो क्लास होने वाली है उसमें हम लोग भारत की स्थिति के साथ भारत के जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है, जैसे हिमालय को लेके, प्रायद्वीपीय भाग को लेके, मैदानों को लेके, पठारों को लेके जो जो प्रश्न बनते हैं उनको लेके भी, पंचशील समझौता जो है श्रीलंका के बीच में जो है हुआ था, उसकी भी बात ये आपको पॉलिटी वाले सर जो करवा रहे हैं उसी के अंतर्गत है। 8 डिग्री रख बार और बताओ। 8 डिग्री चैनल है वो भारत और मालदीव के मध्य, यानी मिनी काय और मालदीव जो देश है उनके बीच है। वर्तमान में अफगानिस्तान बाहर से लगती है। सामान्यतः यदि हम स्ट्रक्चर में देखें थोड़ा सा, तो यह जो सीमा है, यहाँ सीमा लगती है, वह 106 किलोमीटर की जो सीमा है वह अफगानिस्तान के साथ लगती है। बहुत कम सीमा लगती है, 106 किलोमीटर ही लगती है, जिसको हम डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से यह था आज का जो है हमारा भारत के भूगोल की एक शुरुआत थी कि भारत के भूगोल की स्थिति को लेके क्या क्या प्रश्न बनते हैं, उनकी क्या क्या जो है महत्व है। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें भारत के भूगोल के साथ साथ हम उसके भौगोलिक स्वरूप की और उसकी महत्व की बात करेंगे, जिसमें विभिन्न दर्रों की बात करेंगे, विभिन्न घाट कौन कौन से किन को जोड़ते हैं और उनके वर्तमान में हमारे क्या क्या प्रश्न, पृथ्वी अपने अक्ष पर क्यों झुकी हुई है। सिंपल सी बात है, इसके लिए झुकाव का जो है कारण है, उसके लिए ये कहा जाता है कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं झुकाव नहीं होता तो शायद केवल दिन रात ही बनते, लेकिन जो भी परिवर्तन होता वो परिवर्तन नहीं बनता। वर्तमान में ये जो है ये डूरंड रेखा जो है भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ये सही है। तो सभी को थैंक्स, और कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए आगे के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा यदि आपको ये जो वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और इसका जो है बेनिफिट लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मतलब थोड़ा सा करंट को लेके मैं ये कहूँगा कि करंट के साथ थोड़ा रहिए, कि वर्तमान में जो भी हमारे भारत के आसपास के देश है और चर्चा का विषय बने हुए होते हैं, उनको लेके जैसा भी
पीटीआई के एग्जाम यदि देखा जाए तो 16 सितंबर को लेके जो प्रश्न पूछे गए हैं, ओजोन के 2 प्रश्न पूछे गए ओजोन दिवस के रूप में 16 सितंबर और उसकी थीम को लेके। तो इस तरह से आप लोगों से भी कई प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू सभी को, गुड नाइट, थैंक्स एक बार और फिर। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Utkarsh Classes Jodhpur app from the Play Store for more PDF materials, online classroom programs and attractive combos.